Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि कल संडे है और संडे में हमारी क्लास लाइव होगी, जिसमें 12 बजे आप जुड़ेंगे मुझसे सब जिन लोगों को अपना तैयारी जांचनी है। 12 हटा के हम करेंगे इसे 12:15। 12:15 पे क्लास लाइव होगी, जहां पर आपको PYQs और MCQs देखने को मिलेंगे। ऑन दी बेसिस पे किस चैप्टर बेस पे होंगे? फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम वापस से क्विक रिवीजन में डालेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो हम बहुत डिटेल में कवर किए थे। अभी क्या करने वाला हूं मैं, जो हम पॉलिटी कवर किए हैं उसका PYQ सेक्शन के द्वारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा हम क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसको हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कल आप ध्यान से 12 बजे जुड़िएगा ताकि आपको अपनी तैयारी भी आप जांच सकें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, जो GS365 को फॉलो कर रहे हैं, वो भी जांच लें कि हम जो डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जो हमने पॉलिटी कवर किया है फाउंडेशन बैच में, वो यूजफुल है या नहीं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके के स्टूडेंट इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक रहने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक मिनट, क्या आ गया? ठीक, टॉपिक कौन सा है? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 60 क्वेश्चन है। 60 से 70 क्वेश्चन बने हैं जो रेडी हो चुका है और कल लाइव होंगे 12 बजे से, ठीक है। दूसरा, आज हिस्ट्री क्लास होगी आपकी, सो डोंट वरी, वो वहां से एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि PYQ की सीरीज स्टार्ट होगी तो हिस्ट्री को छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, हिस्ट्री कंटिन्यू हो जाएगी और PYQ के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो भी MCQ के द्वारा रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है वो देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। सो आज का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। हम पहले देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। टॉपिक क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया में जनसांख्यिकी रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। नेक्स्ट क्या है, बेंगलुरु में अब तक अनुमानित 80 से 85 जंगली तेंदुए देखने को मिले हैं, यानी टाइगर कैपिटल बन गया है बेंगलोर। बेंगलोर क्या बन गया है? टाइगर कैपिटल। क्या बन गया है? टाइगर कैपिटल। ध्यान से सुन लो, टाइगर कैपिटल कौन सा है? बेंगलुरु बन गया है टाइगर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, भारत ने नई दिल्ली में AI नेटिव नेटवर्क पर ITUT फोकस ग्रुप के तीसरे सत्र की मेजबानी की है, इसे देखेंगे। फिर देखेंगे सिग्नेरनी ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके महत्वपूर्ण खनिजों खोज के लिए IIMT के साथ एक क्या किया है? हस्ताक्षर की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि योग कनेक्ट 2025 किया गया है, जो कि योग दिवस से पहले एक सम्मेलन के रूप में किया गया है। तो डिटेल में देखेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आज मिलेगी, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूज कम है बट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है न्यूज की। सो कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट न्यूज के साथ। तो फर्स्ट न्यूज क्या है हमारा? फर्स्ट न्यूज है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया में जनसंख्या की रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने, UN ने एक रिपोर्ट जारी की है जनसंख्या से संबंधित। इस रिपोर्ट में क्या कर रहे हैं कि अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1.46 बिलियन तक हो जाएगी। क्लियर पॉइंट? कितनी हो जाएगी? 1.4639 हो जाएगी। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में जारी किया गया है, ठीक है। तो जो आंकड़ा आपको दिख रहा है वो कहां, किसकी रिपोर्ट है? UN की एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025। विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025, वास्तविक प्रजनन संकट। वास्तविक प्रजनन संकट। तो रिपोर्ट का थीम क्या है? रिपोर्ट का थीम क्या है?
विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025 वास्तविक प्रजनन संकट, यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, थीम है। ठीक है, क्लियर क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है कि देश की कुल प्रजनन दर कितना है, 1.9 हो गई है। कितना हो गया, 1.9 हो गई है, जो कि प्रतिस्थापन दर 2.1 से नीचे है। ठीक है, प्रतिस्थापन दर क्या होती है कि वो वाला कॉन्सेप्ट सुना है हमने, हम दो और हमारे दो। ठीक है, यानी कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमको रिप्लेस कर देंगे हमारे बच्चे, तो जनसंख्या क्या है, एक स्थिर रहेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन दर। इसे 2.1 क्यों माना गया है, 2 क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहां पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है। ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए 2.1 रखा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिस्थापन दर कितनी है, प्रतिस्थापन दर कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2.1। ठीक है, तो 2.1 होता है प्रतिस्थापन। अब भारत की स्थिति क्या होगी, रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रहा है कि कुल प्रजनन दर 1.9 हो गई है। ठीक है, जो कि प्रतिस्थापन दर से भी कम हो गई, संकट का एक सिंबल दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बताया गया है, यानी कि भारत अब आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन में कितनी आबादी है, 1.4161 बिलियन लोग हैं चाइना में। ठीक है, क्लियर। तो भारत अब क्या बन गया, भारत बन गया है पहला देश, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, टीएफआर क्या होता है, टीएफआर ऐसा होता है कि एक औसत महिला जो पूरे जीवन काल में कितने बच्चे की संभावना है, अपेक्षित कितने बच्चे वो पैदा कर सकती है, उसे बोला जाता है टीएफआर। क्या बोला जाता है, टीएफआर। सिंपल समझ सकते हैं कि एक महिला के द्वारा पूरे जीवन काल में, ठीक है, उससे जो अपेक्षित बच्चों की जो औसत संख्या है उसे बोलेंगे टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, दर को और दो वर्ड हैं, जन्म दर और मृत्यु दर को अगर समझे तो बताइए जन्म दर क्या होता है। जन्म दर को अगर समझें तो एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर, ध्यान से सुनना, एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित बच्चों की संख्या को बोला जाता है जन्म दर। ठीक है, जीवित जन्मों, जो जीवित शिशु होते हैं उनको बोला जाता है जन्म दर। यानी कि 1000 लोग हैं, 1000 लोगों पर कितने बच्चे जीवित जन्मे हैं उनको बोलेंगे जन्म दर। इसी तरीके से अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को बोला जाता है मृत्यु दर। ठीक है, तो तीनों वर्ड आपको क्लियर है, क्लियर है, कुल प्रजनन क्लियर है, जन्म दर क्लियर है, मृत्यु दर क्लियर है, और न्यूज भी आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूज है हमारा GS 365 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा कि जिन बच्चों ने अभी GS 365 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए और ट्रेन छूट जाए। ठीक है, क्लियर। चलो, बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप जाके विजिट कीजिएगा, देखिएगा, अभी हिस्ट्री की भी एडअप हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि बेंगलोर में अब तक अनुमानतः 80 से 85 हो गए हैं, 82-85 हो गए हैं जंगली तेंदुए, यानी कि बेंगलोर बन गया है अब टाइगर कैपिटल ऑफ द इंडिया। कौन बन गया है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलोर बन गया है। ठीक है, यानी कि बेंगलोर में सबसे अधिक संख्या में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए तेंदुओं का महानगर बन गया है, जो बोल रहे हैं हम टाइगर कैपिटल। ठीक है, यह निष्कर्ष किसने निकाला है, तो एक फाउंडेशन है हेले माथी नेचर फाउंडेशन। कौन है, हेले माथी नेचर फाउंडेशन ने सर्वे किया है, अध्ययन किया है, जिसके माध्यम से यह पता चला है कि बेंगलोर में 80 से 85 तेंदुए हो गए हैं, संख्या बढ़ गई है, 80 से 85 हो गई है। ठीक है, इस अध्ययन का नेतृत्व किसने किया था, कौन इस टीम को लीड कर रहे थे, तो लीड कर रहे थे डॉक्टर संजय गुब्बी। डॉक्टर संजय गुब्बी लीड कर रहे थे, और यह जीव विज्ञानी है। कौन है ये जीव विज्ञानी है। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस अध्ययन के दौरान कुल 34 स्तनपायी प्रजातियों की तस्वीर ली गई है। बीएनपी में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीएनपी क्या है, बीएनपी है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये कहां पर है, ये है बेंगलोर में। कहां पर है ये, बेंगलोर में।
ठीक है साहब, ये कहां पर है? बेंगलोर में है। और इसी में संख्या लगातार बढ़ रही है तेंदुओं की। ठीक है, 2019 में 40 तेंदुए थे, 2020 47 हुए और फिर अभी 54 हो गए हैं 2025 में। यह वृद्धि मुख्यतः क्यों क्या दिखा रही है? मजबूत सुरक्षा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, जो कि अधिक शिकार के कारण कम हुई थी। अब आइए नेक्स्ट क्या है? HNF ने BM कवल, UN कवल, रोएसिस्ट और गोल्लाहल्ली गुड्डा को संरक्षण रिजर्व घोषित करने की सिफारिश की है। यानी कि जो हेलेमाथी नेचर फाउंडेशन है, हेलेमाथी नेचर फाउंडेशन, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिफारिश की है कि BM कवल और UM कवल, रोएल्च स्टेट और गोल्लाहल्ली गुड्डा को रिजर्व एरिया घोषित कर दिया जाए। ठीक है, इसने BNP का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा है कि BNP जो है बनेरघट्टा जो नेशनल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसका एरिया आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसकी भी सिफारिश HNF ने की है। HNF क्या है? होलमथी नेचर फाउंडेशन, होलमथी नेचर फाउंडेशन। ठीक है साहब, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? पता चल गया पूरा न्यूज, इन्फॉर्मेशन क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ो, फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट न्यूज। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज देखिए कि भारत ने नई दिल्ली में एआई नेटिव नेटवर्क पर ITUT फोकस ग्रुप FGNI के तीसरे सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है साहब, किसकी मेजबानी की है? तो मेजबानी हुई है किसकी? FGAINN की मेजबानी की है। क्लियर है पॉइंट? न्यूज सिंपल सा है कि भारत में ITU की FGANI की बैठक हुई है, जो थर्ड सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये क्या है? ये AI नेटिव नेटवर्क का भविष्य तय करने के लिए, ठीक है, यह मीटिंग हुई थी। ठीक है, किसके लिए हुई है? AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क, AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क का फ्यूचर सेट करने के लिए, फ्यूचर तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, ठीक है, कि किस दिशा में कार्य करना है, उसके लिए इस मीटिंग को रखा गया था, सम्मेलन हुआ है। ठीक है साहब, यह कार्यक्रम दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र किसके द्वारा आयोजित किया गया है? TEC, क्योंकि टेलीकॉम इंजीनियरिंग के सेंटर, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। जो सम्मेलन हुआ है किसके द्वारा आयोजित किया गया है? TEC के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? TEC के द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि दूरसंचार विभाग DOT के अंतर्गत कार्य करता है, जो कि दूरसंचार विभाग DOT के अंतर्गत कार्य करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत काम करता है, उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है। भारत ने नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठक का आयोजन किया है, मेजबानी की है। ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं जो अब चल रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, भारत ने 2030 में ITU पूर्ण अधिकारी PP30 सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। PP30 क्या है साहब? PP30 क्या है? PP30 क्या है? तो PP30 को हम COP30 भी बोलते हैं, COP30 भी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि किसके लिए बनाया है? जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन होते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित सम्मेलन होते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो फ्रेमवर्क है UNFSC का, उससे संबंधित जो बैठक होती है, बैठक होगी, उसकी मेजबानी करने के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा है। भारत ने प्रस्ताव रखा है 2026 के लिए, अगले साल के लिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि 2025 का सम्मेलन किसने किया है? 2025 का सम्मेलन कहां पर हुआ है? सॉरी, कहां पर हुआ 2025 का सम्मेलन? 2025 का सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2025 का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है साहब ब्राजील में। कहां पे हुआ है? ब्राजील में। ठीक है, क्लियर पॉइंट? COP30 का
जो 2025 का सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ब्राजील में हुआ है। 2026 के लिए जो COP 30 की मीटिंग होने वाली है उसका सम्मेलन जो होगा भारत ने प्रस्ताव रखा है होस्ट करने का, ठीक है, जिसे PP30 बोला जा रहा है। यहां पे आप देख रहे हो PP30 यानी COP 30, ठीक है। बिल्ड ए थॉन 2025 को आयोजित किया जाएगा। बिल्ड ए थॉन 2025 को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह परामर्श और सहयोग के माध्यम से कार्यशील AI नेटिव दूरसंचार समाधानों के सह विकास के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। यानी कि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक समय पर, रियल टाइम पर AI आधारित टेलीकॉम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्डथॉन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो टेलीकॉम में रियल टाइम प्रॉब्लम आएंगी उन्हें AI आधार पर, AI जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको रियल टाइम आधार पर क्या होगा, सॉल्यूशन देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिल्ड ए थॉन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या जाए इसका निर्माण, इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आइए, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और भविष्य के दूरसंचार मानकों के विकास का मार्गदर्शन करना। यह AI संचालित संचार नेटवर्क में अत्याधुनिक अनुसंधान को भी समर्थन देता है। यानी कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। किस मानकों पर, दूरसंचार के मानकों में विकास के लिए हम AI को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन करना है, ठीक है। क्लियर। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मीटिंग का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। FGAINN का गठन ITU का अध्ययन समूह 13 द्वारा जुलाई 2024 में किया गया है, ठीक है साहब। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है। एक बार दोबारा से मैं इसे पूरे तरीके से क्या करता हूं, सिनॉप्स में बना देता हूं, ठीक है। तो भी क्या हुआ है, अभी हुआ क्या हुआ है, भारत ने तीसरा आईसी अरे क्या था, एक सेकंड देना, हाँ ITUT, हाँ जी ITUT था ये, ITUT का थर्ड सम्मेलन की क्या की है, मेजबान कौन है, भारत है मेजबान, ठीक है। और लोकेशन क्या है, स्थान कहां पर है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है साहब, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, AI नेटिव दूरसंचार, AI नेटिव दूरसंचार केंद्रित फोकस ग्रुप, ठीक है, कि फोकस ग्रुप की मतलब बैठक, ठीक है साहब। तो ये हो गया क्लियर पॉइंट, यहां तक क्लियर है। दूसरा हमने बात की थी, किसकी बात की थी, बिल्ड ए थॉन, हमने बात की थी एक बिल्ड ए थॉन वर्ड की, BUILD, हमने बात की है BUILD, बिल्ड ए थॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, रियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जो AI से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट, हमने ये बात की थी, दूसरी हमने बात की थी इसकी स्थापना किसने की है, इसकी स्थापना किसने की है,
यह है, हमने अभी इसकी स्थापना के बारे में बात की थी। यह है दूर संचार विभाग के अंतर्गत काम करता है, दूर संचार विभाग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, क्लियर। हमने एक बार बात की थी कि इस मीटिंग का आयोजक कौन है। आयोजक कौन है? आयोजक कौन है? आयोजक कौन है? TEC, जो इस विभाग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, आयोजक कौन है? जो इस विभाग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, तो आयोजक कौन हो गया? TEC। TEC मतलब टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर। ठीक है साहब, क्लियर? क्लियर है पॉइंट? आई होप अब थोड़ा बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो AI नेटवर्क टेलीकॉम, AI नेटवर्क टेलीकॉम, AI नेटवर्क टेलीकॉम का भविष्य तय करने की के लिए इस मीटिंग को रखा गया है। ठीक है, क्लियर? चलो आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? किफायती दरों पर शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, क्यों शुरुआत की गई है? ताकि किफायती दरों पर, यानी कि सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें उपलब्ध हो सके। ठीक है, इसलिए ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? डाक विभाग के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? डाक विभाग के द्वारा। डाक विभाग ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित ज्ञान पोस्ट शुरू की है। क्योंकि ये ध्यान रखना, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? किन उद्देश्यों के लिए? धार्मिक उद्देश्यों के लिए। यह पहल नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे भारत में मुद्रित शैक्षिक सामग्री को आधुनिक, सुलभ और सस्ती बनाकर शैक्षणिक खाई को पाटना है। ज्ञान पोस्ट सभी डाकघरों के माध्यम से संचालित है। ठीक है, डाक पोस्ट, जो ज्ञान पोस्ट है वह सभी डाकघरों के माध्यम से संचालित है। इसमें क्या होगा कि 300 ग्राम वजन तक के पैकेट के लिए 20 रुपए और 5 किलोग्राम वजन तक के पैकेट के लिए अधिकतम दर 100 रुपए है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी कि इसमें कर शामिल नहीं है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, जब हम देखते हैं दूर दराज के एरिया में बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो बुक्स कोई पढ़े तो कैसे पढ़ेगा? अगर किसी को कोई बुक मंगानी है तो कहाँ से डिलीवर होगी? डिलीवर होगी तो बहुत महंगी हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा? डाक ज्ञान पोस्ट स्टार्ट किया गया है डाक विभाग के द्वारा, जहां पर सस्ती और किफायती दरों पर सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक बुकों को, जो किताबें रहेंगी, उनको सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि पहुंचाया जाएगा। ये न्यूज़ थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। सिंगरेनी को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए IIMT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि सिंगरेनी ने IIMT के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों किया है? महत्वपूर्ण खनिजों के लिए, खनिजों की खोज के लिए। ठीक है, तो 3 चीजें हमें पता चली, सिंगरेनी ने और IIMT ने कॉन्ट्रैक्ट किया है खनिजों की खोज के लिए। ठीक है साहब, सिंगरेनी क्या है? सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SSGL ने भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्रल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी IIMT के साथ समझौता ज्ञापन किया है। समझौते का उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीक का उपयोग करके सिंगरेनी खदानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की खोज उत्पादन करना है। सिंपल है, मतलब खनिजों की खोज के लिए किया गया है, तो सिंपल सी बात है, इससे जुड़ी चीजें ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। IIMT तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो IIMT का रोल क्या रहने वाला है? IIMT का रोल रहेगा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना
IIMT का मेन रोल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम खनिजों को निष्कर्षण करते हैं, खनिजों को निकालते हैं, खोज करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है योग कनेक्ट 2025। योग कनेक्ट 2025, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, पर वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब कब मनाया? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। ठीक है, 11वें योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय पहले आयुष मंत्रालय ने 14 जून को, कौन सा मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने 14 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, तो जिन को मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान रखना। ठीक है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट, योग कनेक्ट नामक एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी कि योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय ने योग कनेक्ट 2025 एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है साहब। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरल थेरेपी, CCRYN के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। जो मीटिंग हो रही है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, योग कनेक्ट 2025 जो हो रहा है, उसको आयोजित कौन कर रहा है? CCRYN द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। और अतिथि के रूप में बहुत सारे विदेशी मेहमान भी हमारे यहाँ इससे जुड़ रहे हैं, जैसे बहरीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण योग प्रभाव रिपोर्ट का विमोचन होगा, जो CCN द्वारा किया गया राष्ट्रव्यापी अध्ययन है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है इसमें? इस इवेंट का जो मेन थीम, मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है? योग प्रभाव रिपोर्ट, योग प्रभाव रिपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा अध्ययन किया गया है? CCRY के द्वारा, CCRYN के द्वारा। यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि योग प्रभाव रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो CCRYN। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है WHO, WFM, है ना, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट, है ना, बट नीति आयोग की रिपोर्ट, बट आप गैस नहीं कर पाएंगे कि CCRYN भी कोई रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा संभावना है क्वेश्चन गलत करने की, तो आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपने सीख लिया है। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा मेरे को बताइए CCRYN क्या है? ध्यान पीछे आओ। CCRYN क्या है? ठीक है, नाम सबको, फुल फॉर्म आपको पता है सबको? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, हिंदी में तो ये रही, और इंग्लिश में यहां से पढ़ सकते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई बताएगा? इसकी स्थापना हुई है 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कहां पे है साहब? कहां पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? मेरे को ये बताइए कि इसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। 1860 अधिनियम 1860 सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। यह योग एवं चिकित्सा से संबंधित, योग एवं चिकित्सा से संबंधित सॉरी, योग एवं चिकित्सा, योग एवं चिकित्सा, योग एवं चिकित्सा से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? सर्वोच्च निकाय है। क्या है साहब? सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टैटिक पार्ट CYRN का। CYRN एक रिपोर्ट जारी करती है, कौन सी? योग प्रभाव रिपोर्ट। कौन सी? योग प्रभाव रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट जारी करती है? योग प्रभाव रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है साहब,
क्लियर है पूरे पॉइंट? क्लियर है न्यूज? क्लियर है? चलो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रेलवे सुरक्षा निकाय ने मिजोरम की राजधानी के पहले रेल संपर्क को अंतिम मंजूरी दे दी है। जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट है वो हाटोकी से सेरोंग लाइन तक है। देखो मैं दिखाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूरा प्रोजेक्ट बहुत दूर तक है। जो अभी परमिशन मिली है वो मिली है हाटोकी से सैराना तक। तो इस प्रोजेक्ट यहां से लेके यहां तक के लिए जो अंतिम प्रोजेक्ट था उसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब आइए वापस न्यूज की तरफ। तो बात पूरा प्रोजेक्ट क्या है? पूरा प्रोजेक्ट है बैराबी सेरोंग रेल परियोजना। क्या पूरा प्रोजेक्ट? बैराबी सेरोंग रेल परियोजना। ये क्या है? पूरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बैराबी सेरोंग परियोजना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पूरा ये है। और लास्ट पार्ट जो था हाटोकी सेरोंग, इसे परमिशन दे दी है किसने? रेलवे सुरक्षा निकाय ने परमिशन दे दी है। ठीक है साहब, रेलवे सुरक्षा ने मिजोरम में हाटोकी से सेरोंग तक रेल परिचालन को कोई लिखा हुआ जो आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्लियर? इस प्रोजेक्ट में 32 सुरंगें और 5 प्रमुख पुल हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाटोकी से सेरोंग तक। ठीक है, हाटोकी से सेरोंग तक कितने पुल हैं? 32 पुल हैं, सुरंगें हैं और 35 पुल हमें दिखाई दे रहे हैं। बैरांगी सेरोंग परियोजना रेल मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के सभी राजधानियों को रेल से जोड़ने के लिए व्यापक प्रयास का हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या है? जो पूर्वोत्तर सारे राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनकी राजधानियों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि क्या भारत में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो सातों पूर्वी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला कोई प्रोजेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट भारत के पूर्वी राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है? ऐसे सिंपल। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा? बैराबी सेरोंग रेल परियोजना। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि बैराबी सेरोंग रेल परियोजना से आप क्या समझते हैं, बस। अब फिर 4 पॉइंट दे देगा बना के, कौन सा करेक्ट है लगा दीजिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है लेवल ऑफ द एग्जाम, किस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वन डे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। सिविल्स में आएगा थोड़ा घुमा के पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल लिख देता हूं, जो कि इतना सा न्यूज है बहुत छोटा सा। इसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा में कई नई लाइनें और दोहरीकरण परियोजना शामिल हैं। स्थायी समूह के विरोध के कारण मेघालय में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो 7 स्टेट को जोड़ने के लिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको राजधानी को जोड़ने के लिए यह प्रोजेक्ट है। बट मेघालय में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। रीजन क्या है? वहां पे विरोध है, स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो यहां पे आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको न्यूज और कंटेंट दोनों अच्छा लग रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब कर लो भाई। क्यों नहीं कर रहे हो? चलो तुम्हारी मर्जी।